गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृति क्षितिज भाग 2 से पाठ पढ़ेंगे। तो इसकी पहले सबसे हमें इसका सार जानना होगा। ये बदंत आनंद कौशल्यान जी का लिखा हुआ है और इसमें उन्होंने बताया है, लेखक जी कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, किंतु वास्तव में लोगों को बहुत कम समझ में आता है कि इन दोनों में क्या अंतर है। इनके साथ हम विशेषण शब्द लगा देते हैं, जैसे बौद्धिक सभ्यता, आध्यात्मिक संस्कृति, इस तरीके से। तो इन्हें समझना और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि पहले तो हम इनका अर्थ ही नहीं जानते वास्तविक रूप से, और फिर हमने इनके साथ में विशेषण भी लगा दिया। तो बेटा कभी कभी दोनों को एक ही समझ लिया जाता है और कभी कभी इनको अलग समझ लेते हैं। ये सबकी अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर ये दोनों एक हैं या ये दोनों अलग हैं। सभ्यता और संस्कृति ये दोनों आपस में एक हैं या फिर दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। लेखक समझाने का प्रयास करते हुए आग और सुई धागे का उदाहरण देते हैं। लेखक बताते हैं कि जैसे आग का आविष्कार हुआ था, सुई धागे का आविष्कार हुआ था, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल वो हमें बताते हैं और इनके माध्यम से वो हमें सभ्यता और संस्कृति के अर्थ को समझाने का प्रयास करते हैं। वह उनके आविष्कर्ता की बात कहते हैं कि व्यक्ति विशेष की योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा को व्यक्ति विशेष की संस्कृति कह देते हैं, जिसके बल पर आविष्कार किया गया है। अर्थात जैसे आग का आविष्कार हुआ तो आग को किस तरह उन्होंने खोजा, किस तरह उसका आविष्कार किया, वो इस बारे में बात करते हैं। और वो कहते हैं कि जिसने भी इसका आविष्कार किया, जिस आविष्कर्ता ने इसका आविष्कार किया, उसके बारे में बात करते हैं कि उसकी योग्यता क्या थी। अब उसने अपनी योग्यता के बल पर ही तो अपनी प्रेरणा किसको माना, किस आधार पर उसने ये आविष्कार किया, ये उसके बारे में बात करते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर स्थापित करने के लिए उन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, आग और सुई धागे के आविष्कार से जुड़ी प्रारंभिक प्रयत्नशीलता और बाद में हुई उन्नति के उदाहरण देते हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि पहले तो बेटा उसका आविष्कार हुआ, उसकी इन्वेंशन हुई, उसकी डेवलपमेंट तो बाद में हुई है ना जाकर के। पहले वो कहाँ से प्रारंभ हुआ, उसका इन्वेंशन किसने किया, उसको कहाँ से योग्यता मिली, कहाँ से उसको प्रेरणा मिली, कैसे उसने उसका आविष्कार किया, और बाद में वो धीरे धीरे कैसे और ज़्यादा डेवलप होता चला गया। जैसे हम अर्ली एज में देखते हैं, बहुत पहले क्या हुआ था कि पहले जब पहिए का आविष्कार हुआ था तो वो पहले चौकोर था, वो आविष्कार था, और जब वो धीरे धीरे अब पहिए का आविष्कार, अब पहिया तो आविष्कार कर दिया उन्होंने, चौकोर कर किया या जैसा भी किया। अब क्या है वो, अब वो डेवलप हुआ धीरे धीरे और वो डेवलप होके गोल शेप में आ गया। तो जो बाद में गोल शेप में आया वो तो उसका डेवलपमेंट है, वो उसकी बाद में संस्कृति बन गई, किस तरीके से वो उसको उन्होंने डेवलप कर लिया। और सभ्यता क्या थी कि उसने उसका आविष्कार कैसे किया। एक चीज़ का आविष्कार होना और बाद में उसका विकास हो जाना, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। सुई धागे के आविष्कार से जुड़ी प्रारंभिक प्रयत्नशीलता और बाद में हुई उन्नति के उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि लोहे के टुकड़े को घिसकर उसके अंदर एक छेद बनाना और उसके अंदर धागा पिरोना, दो अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने की सोच ही संस्कृति है। आविष्कार किस चीज़ का किया? सुई का। जब सुई उन्होंने बना ली तो उन्होंने ये संस्कृति बनाई कि कपड़े के दो टुकड़ों को हम लेते हैं और उन कपड़े के दो टुकड़ों को हम सुई धागे से सिल देते हैं। ये उनकी संस्कृति थी, ये उनकी डेवलपमेंट थी। वो उसको सुई का प्रयोग किस तरीके से कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट है। और उसकी इन्वेंशन क्या है कि लोहे के टुकड़े को उन्होंने आकार दिया और घिसकर रूप प्रकार दिया और उसको सुई के रूप में परिवर्तित कर दिया। इन खोजों को आधार बनाकर आगे जो इन क्षेत्रों में विकास हुआ वह सभ्यता कहलाता है। पहले एक इन्वेंशन हो गई, फिर उस इन्वेंशन का बेस रख के उन्होंने
उसके अंदर जितनी भी डेवलपमेंट की वो सारी सभ्यता कहलाती है। अपनी बुद्धि के आधार पर नए निश्चित तथ्य को खोज आने वाली पीढ़ी को सौंपने वाला संस्कृत होता है। अपनी बुद्धि के आधार पर उसने किसी चीज़ को खोज लिया और खोज करके उसने जो इन्वेंशन कर दी, ठीक है, आगे आने वाली पीढ़ी को वो इन्वेंशन दे के जा रहा है। अब हम सारी चीज़ें तो इन्वेंट नहीं कर रहे हैं ना खुद से। अब आप ये देखोगे कि हम बिजली यूज़ कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो सारी वस्तुएं ऐसा तो नहीं कि हमने खुद से बनाई हैं, वो तो हमें पहले से मिली हैं। तो जिन व्यक्तियों ने उनको बनाया उन्होंने तो उनका आविष्कार कर दिया और वो आने वाली पीढ़ी को सौंप कर उन चीज़ों को चले गए। अब आने वाली पीढ़ी उसका किस तरीके से प्रयोग कर रही है, कैसे उसको और डेवलप कर रही है, ये उसकी संस्कृति है। जबकि उसी तथ्य को आधार बनाकर आगे बढ़ाने वाला या आगे बढ़ने वाला सभ्यता का विकास करने वाला होता है। भौतिक विज्ञान जो हमारे साइंस का एक भाग है, विज्ञान का एक भाग है, भौतिक विज्ञान, उसके सभी विद्यार्थी जानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, इसलिए वह संस्कृत कहलाया। अब ये संस्कृत सब्जेक्ट वाला संस्कृत नहीं है, ये संस्कृत डेवलप वाला संस्कृत है, ठीक है। परंतु वह और उनके बातों को और नहीं जान पाया। आज के विद्यार्थी उन बातों को भी जानते हैं, लेकिन हम इन्हें अधिक सभ्य भले ही कहें परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। इट मीन्स कि जो न्यूटन ने ग्रेविटी सिस्टम इन्वेंट किया था वो उन्होंने कर दिया, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जितना भी वो जान पाए थे खुद से उन्होंने जान लिया, और उसके बाद अब वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो सारी इन्वेंशन छोड़ के चले गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर धीरे धीरे और ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगी। किसी ने उसके अंदर कुछ और इन्वेंट कर दिया, किसी ने कुछ और इन्वेंट कर दिया। एट लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ कि अब हमारे पास क्या है, हमारे पास उस ग्रेविटी सिस्टम के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी है उतनी शायद न्यूटन के पास भी नहीं थी, ठीक है। तो ये क्या है कि उन्होंने तो उसका आविष्कार कर दिया, उसके बाद जैसे जैसे वो प्रयोग में आती रहीं, वो भले ही सभ्य ही कहे परंतु संस्कृत नहीं कह पाए, मतलब डेवलप नहीं हो पाए। डेवलपमेंट कैसे हुई, टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे हुई है वो सारी। लेखक के अनुसार भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे और आग के आविष्कार करते तथ्य संस्कृत होने या बनने के आधार नहीं बनते, बल्कि मनुष्य में सदा बसने वाली सहज चेतना भी इसकी उत्पत्ति या बनने का कारण बनती है। वो ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कभी भी पहले इंसान ने ये सारी बातें सोची थी, ऐसा हुआ था। कई बार उसकी योग्यता भी होती है, हम कह देते हैं कि किसी के अंदर भगवान ने ये गुण दे दिया, ठीक है, तो वो क्या है, वो उसकी सहज चेतना है, और उसकी सहज चेतना भी उसकी उत्पत्ति या बनने का कारण बनती है। जो उसने इन्वेंशन की है या जो उसने डेवलपमेंट की है वो उसकी नेचुरल भी हो सकती है। इस सहज चेतना का प्रेरक अंश हमें अपने मनीषियों से भी मिला है। हमारे जितने भी विद्वान रहे, मनीषी यानी विद्वान, जितने भी हमारे विद्वान रहे उन सब से हमें इसका एक अंश मिला, एक छोटा सा भाग मिला, वो जेनेटिकली चला आ रहा है इस तरीके से धीरे धीरे करके। मुंह के कौर को दूसरे के मुंह में डाल देना और रोगी बच्चे को रात रात भर गोदी में लेकर माता का बैठे रहना इसी चेतना से प्रेरित होता है। 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध का मनुष्य को तृष्णा से मुक्ति के लिए उपायों को खोजने में गृह त्याग कर कठोर तपस्या करना, कार्ल मार्क्स का मजदूरों के सुखद जीवन के सपने पूरा करने के लिए दुखपूर्ण जीवन बिताना, और लेनिन का मुश्किलों से मिले डबल रोटी के टुकड़ों को दूसरों को खिला देना इसी चेतना से संस्कृत बनने का उदाहरण है। अब बेटा इन्होंने क्या किया है, लेखक ने भदंत आनंद कौशल्यान जी ने, उन्होंने बहुत एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, और ये सारे क्या हैं, बुद्ध का जो एग्जाम्पल दिया है, कार्ल मार्क्स, लेनिन, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल है, ये सब उदाहरण है। वो अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से हमें ये बातें बताना चाहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से है, ठीक है। अब माँ को तो कोई नहीं कहता कि अपने बच्चे को बीमार हुआ है, अगर वो बच्चा, अगर उस बच्चे को गोदी में लेकर सारी रात बैठे रहो, लेकिन माँ बैठी रहती है ना,
तो वो क्या है, वो उसके अंदर स्वयं से चेतना जागृत है माता के अंदर। एक पक्षी आपने देखा होगा, वो पक्षी अपने मुंह का कौर अपने छोटे बच्चे को खिला देता है, अपनी चोंच में दाना लेकर आता है और अपने, या कोई उसका भोजन लेकर आएगा और वो अपने छोटे बच्चे को खिला देता है। तो वो पक्षी अपने मुंह के कौर को दूसरे के मुंह में डाल रहा है। ये सारी बातें कहाँ से आई, ये चेतना कहाँ से आई? तो ये चेतना उसके अंदर पहले से प्रेरित थी, उसके अंदर पहले से थी, और वो धीरे धीरे और प्रेरित होती चली गई और बढ़ती चली गई। आगे लेखक बताते हैं कि कार्ल मार्क्स ने खुद दूसरों के, मजदूरों के सुखद जीवन के सपने को पूरा करने के लिए खुद उन्होंने दुखपूर्ण जीवन बिताया। लेनिन ने भी अपने जो उसको टुकड़ा खाने के लिए भोजन मिला था वो उसने दूसरों को दे दिया। तो ये सब उनके संस्कृत बनने का उदाहरण है। वो ये बताते हैं कि हम वो खुद से डेवलप कैसे हुए हैं, उन्होंने खुद को कैसे डेवलप किया, खुद को अच्छे तरीके से संस्कृत कैसे किया है। लेखक कहते हैं कि खाने पीने, पहनने ओढ़ने के तरीके, आवागमन के साधन से लेकर परस्पर मरकटने के तरीके भी संस्कृति का ही परिणाम, सभ्यता के उदाहरण हैं। मानव हित में काम न करने वाली संस्कृति का नाम असंस्कृति है। इस पाठ के अंदर बेटा दो ही शब्द हैं जिनका हमें अच्छे से मीनिंग समझना है, एक सभ्यता और एक संस्कृति। तो वो संस्कृति क्या है? इन्होंने देखो कितनी अच्छी बात कही है कि मानव के हित में काम न करने वाली संस्कृति का नाम असंस्कृति है। इसे संस्कृति नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो डेवलपमेंट अगर इंसान के अच्छे के लिए हो रही है, मनुष्यता के अच्छे के लिए हो रही है, वो तो संस्कृति है। और अगर वही डेवलपमेंट मनुष्यता के लिए बेकार है, मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, तो वो असंस्कृति कहलाएगी, उसको हम संस्कृति नहीं कह सकते। यह निश्चित ही असभ्यता को जन्म देती है। अब जब असंस्कृति है तो असभ्यता को जन्म देगी, और संस्कृति होगी तो वो सभ्यता को जन्म देगी। मानव हित में निरंतर परिवर्तनशीलता का ही नाम संस्कृति है। मनुष्य के डेवलपमेंट में, उसकी अच्छाई के लिए जो परिवर्तन हो रहे हैं वही संस्कृति है। यह बुद्धि और विवेक से बना एक ऐसा तथ्य है जिसकी कभी दल बांधकर रक्षा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यदि हमें बात पता होगी कि ये काम हमारे लिए नुकसानदायक है या ये काम हमारे लिए लाभदायक है, जब हमें पता है कि ये काम हमारे लिए अच्छे के लिए, हमारे लिए लाभदायक है, तो हमें उसको कभी बांध कर रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमें पहले से पता है। इसका कल्याणकारी अंश अकल्याणकारी अंश की तुलना में सदा श्रेष्ठ और स्थायी रहा है। अब आगे हम पढ़ते हैं बदंत आनंद कौशल्यान लेखक के बारे में। तो कौशल्यान जी का जन्म 1905 में पंजाब के अंबाला ज़िले के सोहना गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम हरनाम दास था। इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। ये बौद्ध भिक्षुक थे और इन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में इनका निधन हो गया। इनके जो प्रमुख कार्य थे, अर्थात जो इनकी प्रमुख पुस्तकें थी, वे थी भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि। आगे बेटा कठिन शब्द के अर्थ देखते हैं थोड़े से। आध्यात्मिक का अर्थ होता है परमात्मा या आत्मा से संबंध रखने वाला, अध्यात्म से संबंध रखने वाला, आत्मा से संबंध रखने वाला। साक्षात, प्रत्यक्ष या आंखों के सामने जो हमारे होता है वो। अनायास, आसानी से या फिर अचानक। तृष्णा, लोभ। परिष्कृत, सजाया हुआ। कदाचित, कभी। निठल्ला, बेकार। मनीषियों, विद्वानों। शीतोष्ण, शीत, धन, उष्ण। शीत माने ठंडा और उष्ण माने गर्म। वशीभूत, वश में होना। अवश्यम भावी, अवश्य होने वाला या ज़रूर होने वाला। पेट की ज्वाला, भूख, भूख के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। स्थूल, मोटा। तथ्य, सत्य। पुरस्कृतकर्ता, पुरस्कार देने वाला। पुरस्कर्ता जिसको हम कोई, जिसको पुरस्कार देने वाला है, जो दे रहा है वो।
ज्ञानेप्सा ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा या लालसा। सर्वस्व स्वयं को सब कुछ, जो हम स्वयं ही सब कुछ है। ठीक है, तो थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।